नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। विरासत में आपका स्वागत है। हमारे साथ है इस बार एक ऐसा किरदार जो है सदाबहार। हिंदुस्तान ही नहीं, सिर झुकाता है समूचा संसार। अपनी आवाज के जादू से सम्मोहित करने वाला ये किरदार है जगजीत सिंह। जगजीत की गजलों के आज करोड़ों लोग दीवाने हैं, लेकिन जगमोहन से जगजीत का सफर कोई आसान नहीं था। आजादी के बाद के हिंदुस्तान में तो और भी मुश्किल था। वो दौर अपने पैरों पर खड़े हो रहे एक देश का था, जिसमें रोजी रोटी के लिए हर इंसान 24 घंटे मशक्कत करता था और जिसमें संगीत या कलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में कैसे निकला राजस्थान के गंगानगर की गलियों से एक होनहार नौजवान? देखिए ये अनोखी दास्तान। आजादी से पहले की बात है। राजस्थान के श्री गंगानगर का एक किशोर अमीन चंद धार्मिक गुरुओं की संगत कर बैठा। कोई जानहार से सिख धर्म अपना लिया और पंथ की शिक्षाओं को जिंदगी में उतारने लगा। अब उसका नाम था सरदार अमर सिंह। गरीब अमर सिंह दिन भर मजदूरी और रात भर पढ़ाई करता। मेहनत काम आई, पेट भरने के लायक सरकारी नौकरी मिल गई। बीकानेर में पहली पोस्टिंग। एक दिन ट्रेन से गंगानगर जा रहा था। सामने की सीट पर एक खूबसूरत सिख लड़की बैठी थी। बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दो मुसाफिर जिंदगी के हमसफर बन गए। अमर सिंह की प्यारी बच्चन कौर ने परिवार में 4 चांद लगा दिए। घर में सादगी भरा माहौल, किफायत ऐसी कि चाय पर भी रोक लगी थी। अमर सिंह और बच्चन कौर के 11 बच्चे हुए। इनमें से 4 चल बसे। बाकी 7 बच्चों में एक था जगमोहन। जगमोहन का जन्म श्री गंगानगर में हुआ था। एक दिन पिता जगमोहन को लेकर अपने नामधारी गुरु के पास गए। गुरुजी ने देखते ही कहा, ये दुनिया को अपने हुनर से जीतेगा, इसका नाम बदल दो। और जगमोहन बन गया जगजीत। इसी जगजीत को दुनिया ने बाद में गजल गायकी का सिरमौर माना। अमर सिंह का परिवार अब श्री गंगानगर रहने लगा था। ये वही घर है जिसमें जगजीत का जन्म हुआ था। इसमें रहने वाले लोग अपने को सम्मानित महसूस करते हैं जब दुनिया भर से जगजीत के चाहने वाले इसको प्रणाम करते हैं। चौधरी परशुराम दास जी की ये छकड़ी है, तो बुजुर्गों ने ये जगह बनाई थी। इसी कमरे में जगजीत सिंह का जन्म हुआ था। उसके 2 साल बाद वो उनको फादर को क्वार्टर अलॉट हो गया और वो वहाँ चले गए। बाद में पिताजी को सरकारी मकान G25 आवंटित हो गया। जगजीत का बचपन इसी G25 में बीता। आज ये मकान खंडहर में तब्दील हो रहा है। जिस कमरे में जगजीत के गले से सुरों के बोल फूटे, वो अब मिट्टी का टीला है। गंगानगर के सिविल लाइन इलाके का ये सरकारी घर, यहीं से शुरू हुआ था जगजीत के सुरों का सफर। आए थे तो उम्र थी सिर्फ 2 साल की, लेकिन
जब सुरों का झरना फूटा तो उसमें बंटवारे से उपजा दर्द भी शामिल हुआ और कुर्बानी का, सदाकत का संगीत भी। उन दिनों आजादी का आंदोलन आखिरी दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजों की विदाई करीब करीब तय थी। सदियों से देश की देह में पड़ी गुलामी की जंजीरें टूटने जा रही थी। घर घर में जश्न का माहौल था। जगजीत का लड़कपन आजादी की खुशबू सूंघ रहा था। लेकिन आजादी के साथ साथ हिंदुस्तान के कलेजे पर गहरा घाव बन गया था, बंटवारे का घाव। सीमा पर बसे गंगानगर की देह में भी इसके निशान मौजूद थे। जगजीत के गले में ये टीस कुर्बानी के जरिए फूट पड़ी। परिवार और पड़ोसियों ने उसके सुर में संगीत का झरना बहता देखा। सुनिए इसके बाद की कहानी खुद जगजीत की जबानी। मेरा बचपन गंगानगर की गलियों में बीता। स्कूल टूटा फूटा था और पढ़ाई उर्दू में होती थी। कक्षा में जमीन पर पालथी मारकर बैठते थे, स्लेट पर लिखते थे। घर में बिजली नहीं थी, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। सुबह मेरी ड्यूटी थी कुएं से कई बाल्टी पानी खींचकर घर लाने की। मैं शरारती भी खूब था। बचपन में मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था जी। तो एक दिन पतंग उड़ा रहा था, तो उसके बाद पतंग कट जाता है जी। तो लूट, उसको पकड़ना लूटना है ना। तो पतंग आ रहा था, मैं लूटने के लिए उल्टा चल रहा था पीछे को, क्योंकि पतंग ऐसे आ रहा था, मैं उसको देख के पीछे चल रहा। तो पीछे एक कुत्ता बैठा था, तो कुत्ते में मेरा पाँव पड़ गया, तो उसने मुझे काटा, बैक पे काटा और मैं रोता घर गया। तो मम्मी ने क्या किया, कुछ लाल मिर्चें पीसी और वो लगा दी। 52, 53, 54 की बात कर रहा हूँ बचपन में। तो वो ज़्यादा क्या 12-14 आने की सब्जी आती थी, 1 रुपया मिलता था। 2-3 आने बचाए तो उसमें से एक रसगुल्ला खाया, एक कोई चाय पी, तो उसके बाद घर पे आ गए। फिल्मों में म्यूज़िक अच्छा आता था उन दिनों में ना। उन दिनों के जो गाने थे बड़े अच्छे थे, बचपन के जो गाने हैं, तो इसलिए वो गाने सीखने के लिए हम फिल्मों में जाते थे। कई बार हम फटा हुआ टिकट जोड़ के वो भी उसको बेवकूफ़ बना के भी घुस जाते थे। 5 आने का टिकट था इन दोनों में, हम मुझे याद है अभी तक। नकल मारते भी थे, दूसरों को भी मारवाते थे कि आप भी कर लीजिए। तो एक बार हम नकल मारते हुए पकड़े गए थे, तो जो इंस्पेक्टर पकड़ने आया था उसने हम चारों को उठा के दूसरे कमरे में बैठा दिया, बोला अब यहाँ आराम से मारिए। हाँ, ये जरूर था कि संगीत सुनते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता था। मैं गुरबानी का पाठ डूब के करता था। फिल्मों के गाने भी अच्छे लगते थे। दिन भर गाता रहता था। मोहम्मद रफी, नूर जहां, के.एल. सहगल और लता मंगेशकर के गाए गाने मुझे अच्छी तरह याद थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गीत मैं आज भी गुनगुनाता हूं। मेरा ताल्लुक बचपन से इनके साथ रहा है, तो कुछ यादें हैं धुंधली जो मैं याद करने की कोशिश करूंगा। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। शायद इसलिए पिताजी ने एक म्यूजिक टीचर पंडित छगनलाल शर्मा से बात की। मैंने उनसे शास्त्रीय संगीत सीखा। बाद में उस्ताद जमाल खान से ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल वगैरह सीखा। आप कह सकते हैं मेरे माता पिता ने ही मुझे संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो मुझे IAS बनाना चाहते थे। उन दिनों में खालसा स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की डेस्क को ही तबला बना लिया करता था।
श्रीगंगानगर का ये खालसा स्कूल जगजीत की ज़िंदगी की पहली पाठशाला है। करीब 10 साल उन्होंने यहाँ बिताए। क्लासरूम 6 में जहाँ मैं बैठा हूँ, इसी क्लासरूम में बेंचों पर तबले की थाप निकालते हुए उन्होंने सुरों की साधना की। मेरे साथ बेंच पर बैठता था दर्शन सिंह। दर्शन सिंह तो अब बूढ़ा हो गया है। तो 52 से लेकर 57 तक 5-6 साल यहीं पढ़े। इन्हीं कमरों में पहले उधर हुआ करते थे, फिर इधर इधर इधर, यहाँ इन कमरों में ही 10वीं क्लास में बैठते थे। सेक्शन 3 हुआ करते थे, साइंस थी, एग्रीकल्चर थी, कॉमर्स थी। ठीक था पढ़ने में, मतलब ज़्यादा गुनगुनाता रहता था, मतलब डेस्क के अंदर ही वो तबला खड़काता रहता था या गुनगुनाता रहता था गीत वगैरह, क्लास के अंदर जब खाली पीरियड होता था। गज़ल गायक जगजीत सिंह जी का इस शहर और इस संस्था से एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता था। वो यहाँ के स्टूडेंट रहे और अपने उस जीवन काल में अपने गुणों से, अपनी गायकी से, अपने विचारों से, अपने खेल कूद में जो वो भाग लेते थे, उन्होंने शहर में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी। उन्होंने जहां मैं संगीत सीखता था, वहीं सागर शर्मा भी सीखने आता था। वर्षों बाद अमृतसर में उससे मिला तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी संगीत का शौक था, मेरे घर में भी संगीत था। तो मेरे पिताजी ने जगजीत को कहा कि जगजीत तू सीखने जाता है जब वहाँ, इसको भी साथ ले जाया कर। तो जगजीत सिंह मुझे साइकिल पे बिठा के और वहाँ लेके जाता था। एक बार पंडित छगनलाल जी बड़े सख्त थे, सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते थे, गाने वाने गज़लें वगैरह नहीं सिखाते थे। तो जगजीत छगनलाल जी खाना खा रहे थे, काफ़ी दूर बैठे थे। जगजीत ने कहा, मैं तबला सीखता था उस वक्त, तो जगजीत ने कहा ले मैं एक गाना गाता हूँ, तू तबला बजा मेरे साथ। जगजीत ने गाना गाया, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। तो छगनलाल जी खड़ाऊँ पहनते थे गुरुजी हमारे, उन्होंने वहीं से खड़ाऊँ जो है वो फेंक के हमारी तरफ मारा कि कौन गा रहा है ये फिल्मी गाना। तो जगजीत ने एकदम चुप कर दिया उसको कि बंद कर दे एकदम से। मैंने बंद कर दिया, जगजीत ने भी बंद कर दिया। सर्कस आती थी यहाँ पे, सर्कस देख के जब आता जगजीत सिंह तो मोहल्ले में हमें इकट्ठा कर लेते, बोला आओ सर्कस देख के आए हो रात। तो साइकिल लेके वो, और जो सर्कस में जोकर जो साइकिल पे करतब करता है, हैंडल को उठा लेना, एक चक्का आगे से उठा लेना, पीछे बैठ जाना, घूम के उल्टे बैठ के चलाना, तो वो सारे करतब जगजीत सिंह हमें साइकिल पे वहाँ करके दिखाता था। शरारती बहुत था जगजीत, बहुत शरारती था। मेरी छोटी बहन इंदर है, इंदरजीत कौर। वो इन दिनों बरनाला में रहती है। जब मैं रियाज करता था तो वो तानपुरे पर साथ देती थी। हालांकि इंदर भी अच्छा गाती थी। दी तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर नाए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। मैं काफ़ी छोटी थी उनसे, मेरे को पकड़ लेते थे कि चल इधर आ, बैठ मेरे साथ। वो खुद रियाज करते थे, अपना आसन लगा के बैठ जाते थे। तानपुरा मेरे हाथ में दे देना कि तानपुरा छेड़, मैं रियाज करूँगा। तो उन्होंने घंटा, 1.5, 2 घंटे रियाज करना, और मैंने बैठी ने तानपुरा बजाए जाना। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मेरा ध्यान उधर है कि बच्चे खेल रहे हैं, मैंने इधर उधर देखना। बैठ जा, नीचे होके बैठ जा मेरे को बोलना अभी और थोड़ी देर बस थोड़ी देर। मैंने कहा ना चलो ठीक है भाई, तेरे को संतरे वाली गोली पसंद है ना? मैंने कहा हाँ, छोटी छोटी हुआ करे संतरे की गोलियाँ, बचपन में खाया करते थे। संतरे वाली गोली पसंद है ना? ढेर सारी ला के दूँगा, आराम से बैठे रहा, मेरे साथ दे। मैंने लालच में बैठे रहना, आप मानेंगे नहीं, 1.5, 2 घंटा मैं उनके साथ बैठी रहती थी। तो बड़े खुश होते थे।
तो तभी से मेरे कानों में ये संगीत बस गया, बस उनके साथ बैठने से, सुनने से। मेरे छोटे भाई करतार ने भी संगीत सीखा था। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। हम आपस में सब भाई बहन जब इकट्ठा होते थे, बहुत ही अच्छा माहौल बनता था, आपस में बड़ा प्यार था, एक दूसरे के साथ बड़ा घुलना मिलना, खेलना, मजाक करने। माता पिता भी हमारे बड़े सपोर्टिंग थे और हमारे पिताजी को भी बड़ा शौक़ था गाने का, सुनने का, गाने का बड़ा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, पर वो सीख नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं वो बात थी मन में कि मैं अपने किसी एक बच्चे को संगीत भी सिखाऊं। तो ये थोड़ा थे भी गाने वाले, थोड़ा इनका इंटरेस्ट भी था म्यूज़िक में। तो गंगानगर में जितने भी सिखाने वाले थे सबके पास लेके गए। तो वहाँ से इनिशियली एक दो लोगों ने सिखाना शुरू करा। तो फिर जब उनसे सीख लिया तो फिर पता चला कि अब आगे बढ़ना है तो कोई अच्छा उस्ताद ढूंढा जाए। तो किसी ने एक उस्ताद जी का नाम रिकमेंड करा, उस्ताद जमाल खान साहब। उनके पास ले गए। पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाता किसी को। तो फिर थोड़ा उनके पीछे लगे, चापलूसी करी उनकी। तो कहते अच्छा ठीक है, लड़के को लेके आओ, अगर उसकी आवाज़ अच्छी होगी तो मैं सिखाऊंगा। ले गए, सुनाया, उनको अच्छा लगा। कहते ठीक है, अभी मैं सिखाना शुरू करता हूँ इसको। पिताजी ने मुझे एक पुराना हारमोनियम खरीद कर दिया था। मैं उसी पर अभ्यास करता था। ये हारमोनियम आज भी मेरे बड़े भाई के पास जयपुर में रखा है। बड़े भाई मुझे बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई के सिलसिले में हम लोगों को अलग अलग शहरों में जाना पड़ा, इसलिए उनसे संपर्क थोड़ा कम हो गया। शिकवा न कर, गिला न कर, शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। शिकवा न कर, गिला न कर। मैं रहा उसके साथ 12 साल तक, क्योंकि मैं भी पंजाब जा चुका था अपनी पढ़ाई के लिए, महिंद्रा कॉलेज पटियाला। तो मैं बात कर रहा था अपने संगीत प्रेम की। शायद 14-15 साल का था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था। ये सफ़र शुरू हुआ तकरीबन 1955-56 में, जब हम स्कूल में थे। उस वक्त नया नया म्यूज़िक सीखा, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ म्यूज़िक का। तो उस फंक्शन में मुझे भी लोकल आर्टिस्ट की तरह पेश किया गया कि हमारे लोकल आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन वहाँ जो कलाकार थे आए हुए, वो बड़े उस वक्त पंजाब के जो टॉप कलाकार, जैसे आशा सिंह मस्ताना, सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर, ये बहुत बड़ा नाम था इन लोगों का। तो उस स्टेज पे मुझे उन्होंने मौका दिया। तो मेरी सबसे पहली कंपोजिशन जो मैंने की उस वक्त, वो एक पंजाबी का गीत था। कि तेरा इतबार हो राया, कि तेरा इतबार, टुर जावे कर रैन बसेरा, उजड़े फिर संसार में, दे जावे उमरा दा रोना, दो कड़ियां दा प्यार, की तेरा इतबार।
बहुत मकबूल हुआ। हमारे पंजाब में दाद देने के 2 तरीके हैं, या तो वो जकारा छोड़ते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये खास करके सरदारों में, पंजाबियों में रिवाज, या फिर वो पैसे देते हैं आके, नोट, जो कोई पसंद आया आइटम तो वो 1-1 रुपया 2-2 रुपये कैश देंगे। तो 125 रुपये के करीब मुझे इस गाने पे वो पब्लिक की तरफ से आए थे। 1956 की बात कर रहा हूँ। और पब्लिक में ये हुआ कि एक और सुनाओ, तो मैं तो एक ही तैयार करके आया था, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। फिर उन दिनों में बैजू बाबरा फिल्म बहुत हिट हुई थी, तो उसका गाना ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, वो मेरी सेकंड आइटम थी उस फंक्शन में। और दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस, जिसको कहना चाहिए कि सक्सेस क्या होती है, तालियां क्या होती हैं। अपने अंदर मुझे कुछ कुछ जवान होने के संकेत भी इन्हीं दिनों मिलने लगे थे। लड़कियां मेरे चक्कर लगाती थीं, शायद गाने के कारण मेरी लोकप्रियता को देखकर। एक लड़की ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया था। जब मैं उसके दरवाजे से निकलता था, मेरी साइकिल पंचर हो जाती थी। फिर मुझे वहां रुकना पड़ता, पंचर वाले को बुलाना पड़ता। जब तक रुका रहता, वो मुझे खिड़की से घूरती रहती। बहुत बाद में उसका कारण पता चला। वो अपने घर के सामने कीले बिछा के रखती थी ताकि यहाँ से निकले, पंक्चर हो और मैं रुक जाऊं। एक दिन उसके बाप ने पकड़ लिया था, वो साइकिल ले लिया था, पर मेरे फादर के यहाँ छोड़ के आया कि ये जरा पंक्चर लगवा देना इसका। गंगानगर में मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मुझे आगे पढ़ना था। मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि चूंकि मैं गायन में दिलचस्पी रखता हूं, इसलिए मुझे जालंधर में एडमिशन लेना चाहिए। वहां ऑल इंडिया रेडियो है, तो मुझे ब्रेक मिल सकता है। इस तरह मैंने जालंधर के डीएवी कॉलेज से बीएससी में एडमिशन ले लिया। प्रेफर जालंधर इसलिए किया कि जालंधर एक तो हरबल्लभ जी का वो स्थान है, हरबल्लभ जी का वहाँ हर साल आपको पता ही मेला लगता है। एक गुणीजन जालंधर में काफ़ी थे, एक ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जालंधर में था, एक सरदार सोन सिंह करके पुराने क्लासिकल के गवैये थे वहाँ जालंधर के अंदर। तो कॉलेज भी अच्छा था, रेपुटेड कॉलेज था। तो मैं खुद एडमिशन करवाने इसका जालंधर गया। तो हुआ ये कि जालंधर में संगीत का नशा मुझ पर सवार हो गया। पढ़ाई एक तरह से चौपट हो गई। हॉस्टल में रहता था, सुबह 5 बजे से रियाज करता था। इसलिए मेरे कमरे के आसपास के कमरों को लेने में छात्र कतराते थे। सुबह शाम रियाज, और फिर जो भी छात्र मिलता उसे पकड़कर गाना सुनाता। मुझसे लोग बचने लगे। छात्र कहा करते, यार तेरे को तो पास होना नहीं, हमें तो पढ़ने दे भाई। फिर मैं चिल्लाकर उनसे कहता, तुम लोग अभी मुझे नहीं सुन रहे हो, एक दिन मेरा गाना सुनने के लिए ना पैसे देने पड़ेंगे। मैं 2009 में जालंधर गया था। वहां छात्रों और शिक्षकों ने मुझे इतना प्यार दिया, मान दिया कि दिल भर आया। आजकल इस कॉलेज के प्राचार्य बीबी शर्मा हैं। डीएवी कॉलेज जालंधर स्टालवर्ट्स के लिए जाना जाता है, चाहे वो एकेडमिक फील्ड हो, एक्स्ट्रा म्यूरल हो या स्पोर्ट्स हो। लेकिन उन सब में से अगर मैं कोई अनमोल हीरे की बात करूं तो वो हमारे जगजीत सिंह जी हैं। वो गैलरी में बैठ जाया करते थे अपना हारमोनियम लेके, और नीचे लॉन में सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते थे। वो ऊपर से माइक से वहाँ से गाया करते, तो नीचे अपलॉड जो भी स्टूडेंट्स थे, टोटल गैदरिंग, जो एक बड़ा सीन क्रिएट हो जाता था। 2009 में हमने एल्यूमनाई मीट की, तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट स्टेज पे परफॉर्मेंस भी दी। तो आके इतने खुश थे, मैं बता नहीं सकता। जिस कमरे में वो रहते थे, 159 और 98 रूम नंबर्स, उनको उस हॉस्टल वाले रूम में विजिट किया। एक दिन मैं आकाशवाणी जालंधर गया और ऑडिशन दिया। क्या दिलचस्प बात थी कि शास्त्रीय संगीत में तो पास हो गया, लेकिन उप शास्त्रीय संगीत में फेल हो गया।
लेकिन मेरे लिए यही बहुत था। मुझे बी कैटेगरी के गायक का दर्जा मिला। अब मैं साल में 6 बार गा सकता था और 1 बार मेरा लाइव प्रसारण हो सकता था। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। जालंधर आना सार्थक हो गया। बाद में मैंने उप शास्त्रीय संगीत में भी परीक्षा पास कर ली। इन दिनों तो आकाशवाणी ने अपने स्टूडियो का काया पलट कर दिया है, लेकिन अभी भी जालंधर के उस रिकॉर्डिंग रूम में जाता हूं तो भावुक हो जाता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र दत्ता होते थे जो बहुत अच्छा सितार बजाते थे। हम लोग ही बजाने वाले थे उनके साथ, मैं सितार बजाता था। तो गाते बड़ा अच्छे थे, शुरू से ही अच्छा गाते थे। एक हम लोगों के बीच में बैठ के बहुत ऊंची जगह चले जाए आदमी तो मन को अच्छा लगता है कि ये हमारे साथ ही तो बैठते थे। तो जब भी आते थे तो वो पहले हम लोगों को मिलते थे बड़ी अच्छी तरह कि मैं आप लोगों की वजह से ही बना हुआ हूँ, ये उनके अल्फाज थे। ये गर्व की बात है कि एक नवयुवक इस केंद्र पर आया, उसने युवानी कार्यक्रम में एंट्री ली और जिसको कहा जाता है कि संगीत की सीढ़ियों पे पहला कदम रखा इस केंद्र पे, और धीरे धीरे चलते हुए वो विश्व स्तर के वहाँ गज़ल के उस मकाम पे पहुँच गया जहाँ पे उसकी अपनी एक ऐसी पहचान हुई कि बड़े बड़े गज़ल गायक उसका लोहा मानने लगे। ये जालंधर केंद्र के लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेरी पढ़ाई चौपट हो गई। बीएससी के हर साल में 2 साल लगाए। न कक्षा में पीरियड अटेंड करता था और न लैब में जाकर प्रैक्टिकल करता था। भला विज्ञान की पढ़ाई कहीं ऐसे होती है? कभी परीक्षा छोड़ देता तो कभी फेल हो जाता। उन दिनों विश्वविद्यालय के यूथ कंपटीशन में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करता था। उस प्रतियोगिता में मेरा एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। मैं 59, 60, 61, 62 उसकी बात कर रहा हूँ। यूथ फेस्टिवल का बड़ा फैशन हो गया था। पहले लो लेवल पे कॉलेजेस में होते थे, फिर यूनिवर्सिटी का होता था, फिर इंटर यूनिवर्सिटी होता था। तो सब जो स्टूडेंट्स थे उसकी तैयारी करते थे। तो मुझे मौका मिलता था कि लाइट म्यूज़िक में रिप्रेजेंट करने का अपनी यूनिवर्सिटी को। तो जो मेरे क्लास फेलो हैं उन सबको वो अभी तक याद है, क्योंकि मुझे मिलते रहते हैं न्यूयॉर्क में या इधर उधर के जो बिखरे हुए हैं, और वो हमेशा याद दिला देंगे वो सुनाइए गज़ल। रुख से पर्दा उठा दे जरा सा कि बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। है जो बेहोश होश में आएगा, है जो बेहोश होश में आएगा। गिरने वाला है जो संभल जाएगा। रुख से पर्दा उठा दे जरा सा पिया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। वो शायद 1962 का साल था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज के सालाना जलसे में आए। मुझ पर स्वागत गीत गाने की जिम्मेदारी डाली गई। रेडियो पर एक शायर दोस्त बन गए थे, उनसे स्वागत गीत लिखवाया। बोल थे, स्वागतम स्वागतम करते हैं हम अपने मेहमान को प्रणाम। जानते हैं वो शायर कौन थे? जी, वो थे सुदर्शन फाकिर। बाद में तो आपने मेरे गले से उनकी अनेक गजलें और नज़में सुनी होंगी। उनकी ये नज़्म तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशान, वो बुढ़िया जैसे बच्चे कहते थे ना, वो नाने की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए
वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रात, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रात, वो लंबी कहानी। खैर, जैसे तैसे मैं पाला बदल कर ग्रेजुएट हो गया। फिर घर से अफसर बनने का दबाव आया, लिहाजा एमए इतिहास में करने का इरादा किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। 2 साल जैसे तैसे काटे, मन तो लगता नहीं था। एक दिन ठान लिया कि अब संगीत ही मेरी जिंदगी है। यह 1965 का साल था। एक दिन मुझे शिमला से एक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला। मेरा गाना सुना उन दिनों फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता ओम प्रकाश ने, तो मुंबई आने की दावत दे दी। मैं तो बस आसमान में उड़ रहा था। अरे, इतना बड़ा अभिनेता मुंबई बुला रहा है, तो बस छोड़ दी पढ़ाई, जा पहुंचा मुंबई। –1961 की एक सुबह घर में बिना किसी को बताए जगजीत जा पहुंचे मुंबई। ओम प्रकाश से मिले, उन्होंने मदद भी की। मदन मोहन, जयदेव और शंकर जयकिशन से मिलवाया। एक बार फिर स्वर परीक्षण हुआ, मगर दाल नहीं गली। एक पैसा जेब में नहीं बचा। पिताजी को पैसा भेजने के लिए तार किया, लेकिन अपना पता लिखना ही भूल गए। हार कर बिना टिकट ट्रेन के शौचालय में छिपते हुए, टिकट कंडक्टर से बचते हुए जालंधर लौट आए। दिल तो माया नगरी में ही कहीं अटक गया था। दिन रात मुंबई के सपने आते, किसी तरह 3-4 साल काटे और 1965 में यह नौजवान सरदार फिर जा पहुंचा मुंबई। इस बार किस्मत भी साथ दे रही थी। हालांकि माया नगरी में किसी का सफर आसान नहीं होता। वो उसी पर मेहरबान होती है जिसके अंदर कुछ होता है। और जगजीत इस बार झोली भरकर ले गए थे अपने हुनर की दौलत। पिताजी रिटायर हो चुके थे। परिवार लुधियाना आकर रहने लगा था। घर की आर्थिक हालत खस्ता थी। पिताजी से क्या मांगते, लेकिन इस बार एक दोस्त हरदमन सिंह भोगल जैसे फरिश्ते बन गए। भोगल साइकिलों का कारोबार करते थे। उन्होंने कहा, जगजीत, तू अपने सपने को पूरा कर मेरे भाई। हर महीने तेरे को मनी ऑर्डर भेजूंगा। पैसे के कारण तुझे वापस नहीं आना पड़ेगा। बस तू अपना हुनर दिखा दे। जगजीत की आंखें छलछला गईं। वो सोचते, जिंदगी में भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान का कोई रूप है तो वो भोगल में है। और जगजीत ने बिना किसी को बताए मुंबई के लिए पठानकोट एक्सप्रेस पकड़ ली। 19 मार्च 1965 को पठानकोट एक्सप्रेस एक गाड़ी है, 3 दिन में पहुंचती है। उसमें गाड़ी में बैठा मैं और तानपुरे बाजे लेके सीधा मुंबई आ गया था। हरदमन लड़का था एक, हरदमन सिंह भोगल, लुधियाने में। एक्चुअली उसी का हाथ है मुझे बॉम्बे भेजने का, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा, तो बॉम्बे जा, बॉम्बे जा, बॉम्बे जा। तो जब पैसे खत्म होने लगे, फिर मैंने उसको भाई मैं बॉम्बे तो आ गया हूँ, क्या करूँ, वापस आऊँ क्या? कहता नहीं तो इधर ही रहे। तो उसने मुझे कुछ 6-7 महीने 200 रुपये महीना भेजता था मुझे। घर में कोई नहीं जानता था कि उनका जीती इस बार वाकई जग को जीतने गया है। घर वालों को महीने भर बाद पता चला, जब
जगजीत की चिट्ठी मिली। 65 के वॉर के बाद ये फिर एक बार बिना बताए किसी को, सिर्फ उस दोस्त को पता था, ये बॉम्बे चले गए। और हॉस्टल से, ये हॉस्टल में रहते थे कुरुक्षेत्र में, तो हर हफ्ते वीकेंड पे सैटरडे को घर आया करते थे। सैटरडे संडे बिताना और मंडे सुबह चले जाना। तो एक हफ्ते नहीं आए, 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए। तो मुझे पिताजी ने बोला, यार उनके घर जा, भोगल के घर, उसको पता होगा, उसको पता कर, नहीं तो वो पता लगाएगा, उसको बोल क्या। तो मैं उनके घर गया, मैं ऐसे ऐसे 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते यार वो तो बॉम्बे चला गया। तो मैंने कहा बिना बताया? कहते हाँ। कहते उन्होंने मना करा, भी बताना मत कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, और घर पे मत बताना। अब तुझे मैंने बता दिया, अब तू घर पे बताएगा, कैसे बताएगा मुझे नहीं पता, तेरी जिम्मेदारी है। खैर महीने 1.5 महीने बाद चिट्ठी आ गई अपने आप ही वहाँ से कि ऐसे ऐसे मैं बॉम्बे पहुँच गया हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। इससे आगे की कहानी खुद जगजीत की जबानी। मैं गोप हाउस में ठहरा, एल्फिंस्टन रोड पर, बहुत सस्ता था। रोज सुबह चर्च गेट के लिए लोकल पकड़ता, दिन भर इधर से उधर खाक छानता और रात को निढाल बिस्तर पर लुढ़क जाता। कुछ दिनों के बाद गोप हाउस से भी एक तरह से मुझे निकाल दिया गया, मेरा सामान फेंक दिया गया। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। इसके बाद मैं अगरीपाड़ा इलाके में शेरे पंजाब हॉस्टल में रहने लगा। हमने वर्ली में एक रूम लिया, भाड़े पे, किराए पे लिया। वहां थोड़े दिन रुके, तो एक दिन रात को वापस आए तो हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने ढूंढा अपने पार्टनर को, तो वो 10 साढ़े 10 बजे खाना वाना खा के आ रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तुम मेरा सामान क्यों बाहर है। बोलता मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा भी बाहर है, मैं भी निकल गया हूँ। क्योंकि वो खुद भाड़े वाला था, उसने आगे मेरे को भाड़े पे रखा, मालिक कोई और था। फिर रात को हम सीधे हम गए शेरे पंजाब हॉस्टल में, और एक बेड का जो भाड़ा है वो 35 रुपए पर महीना। तो वो हमने ले लिए, एक बेड कॉर्नर उसको मिल गया, एक मेरे मिल गया। फिर वो भी कहीं चला गया, नौकरी वोकरी करता था। हम वहाँ टिके रहे 2-3 साल। और वहाँ फैसिलिटी इतनी थी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से आवाज़ लगाओ, अरे 2 कप चाय भेज, 2 मिनट में चाय आ गया। एक थाली भेज, थाली आ गई। मतलब आप ये सोचिए कि ताज में ज़्यादा देर लगेगी सर्विस में, वो शेरे पंजाब वाला जल्दी फटाफट आएगा। उन्हीं दिनों मिले थे सुभाष घई। अरे ओ कैप्टन जूनियर साहब, आप सुबह से हैं कहाँ? यहाँ हम गधों की तरह जुटे पड़े हैं, आप पर क्लब का कोई हक नहीं। सुभाष हीरो बनना चाहते थे और मैं गायक। हम दोनों दिन भर सपनों की पोटली बांधे घूमा करते थे। सुभाष को जरूर हमारा यह संघर्ष भरा दौर याद होगा। जगजीत सिंह जी को मैं जानता हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरे प्लेस जो थे बहुत मशहूर हुआ करते थे, मैं लिखता था, डायरेक्ट करता था और एक्टिंग करता था। और जगजीत जी डीएवी कॉलेज से आते थे क्लासिकल म्यूजिक कंपटीशन में, तो क्लासिकल सिंगर थे वो। तो उन्होंने बहुत से अवार्ड जीते और हमारी वहाँ से दोस्ती हुई, क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हम रात को मिलते थे और पूरी रात सिर्फ गीत चलते थे और संगीत चलता था। और उस वक़्त उन सिख टर्बन पहनते थे वो। और उसके बाद फिर मैं अचानक उनको बॉम्बे में मिला, गेलॉर्ड में। तो मैंने बोला तुम यहाँ कैसे? तो कहने लगा मैं यहाँ सिंगर बनने के लिए आया हूँ। मैंने बोला मैं एक्टर बनने के लिए आया हूँ, चलो दोनों संघर्ष करते हैं। तो फिर हम मरीन लाइन्स और मरीन ड्राइव की तरफ जो हैं रोज़ मिला करते थे, तकरीबन हफ्ते में 2 बार, और अपने अपने दुखड़े रोते थे। वहीं एक और फरिश्ता मुझे मिल गया। बेरी रेस्तरां के मालिक थे मिस्टर बेरी। हम नौजवानों के लिए मददगार, अक्सर मुफ्त में खाना खिलाते, चाय पिलाते और मेरे लिए अवसर भी तलाशते। आज के जमाने में ऐसे लोग कहीं मिलते हैं? उन्होंने मुझे कुछ होटलों
और महफिलों में गाने के मौके दिलाए। पैसे वैसे तो क्या मिलते थे, अलबत्ता डिनर मिल जाता था और कुछ बड़े लोग मेरा गाना सुन लेते थे। मैं सोचता था शायद किसी को गाना पसंद आ जाए और मेरी लॉटरी लग जाए। मैं हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गाने गाता था, पंजाबी टप्पे गाता था और फरमाइशी गाने भी सुनाता था। और झूठ क्यों बोलूं, अमीरों के घर पार्टियों में भी गाने के लिए जाया करता था। 4 पैसे मिल जाते थे। लोग मेरा गाना सुनकर झूमने लगते थे, मगर मेरे लिए दिल्ली अभी भी दूर थी। एक बैरीज रेस्टोरेंट था, वहाँ एक लड़का काम करता था, उसने एक सर्कल में हमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जितनी रात को पार्टी होती थी, जगजीत सिंह बहुत बिजी हो गया रात को, हर पार्टी में खाना फ्री हो गया। हाँ जी, गाना वाना गाओ, ऊपर से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे कर। और उन दिनों में मैं 3 पीस सूट सिलवाया मैंने। उन दिनों में 3 पीस सूट पहन के रोज उसको प्रेस अपने आप करके 3 पीस में गाता था बैठ। उस दौर की यादें मैं अक्सर महेश भट्ट के साथ बांटा करता था। महेश मुझे हौसला भी देते थे। शायद महेश को मेरे संघर्ष का ये सिलसिला याद होगा। तो जगजीत उन दिनों में महफिलों में गाया करते थे। थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, उससे उनका रोजगार चलता था। और जगजीत ने मुझे सुनाया था कि भाई हम तो मुंडन सेरेमनी में गाना गाते थे, शादी में गाते थे। सुभाष घई तो एक्टिंग करने आया था, लेकिन एक्टिंग का मौका मिल गया मुझे। एक फिल्म आई थी अमन, हीरो थे राजेंद्र कुमार। इस फिल्म में उनका एक सरदार दोस्त था, वो मैं बना था। आज अपनी वो एक्टिंग देखता हूं तो हंसी आती है। अच्छा हुआ जो एक्टर नहीं बना। आप भी चाहें तो देख लीजिए अमन में मेरी एक्टिंग। अदिया बाबा जी, अदिया बाबा जी, अदिया बाबा जी, आ गया यार, तू बस आ गया। तेरे ता हिंदुस्तान च पुत बन गए पुत। यार एक बड़ी माड़ी गल हुई, अपना बंगाली भरा बेचारा मारे गया। पुत्र पंज नंदन, रियली तुम्हारे फेल होने का बहुत अफसोस है यार। ये पागल, अरे फेल तो हमारा बाप हुआ है सरदार भाई। जो कोलकाता से एक माह से 40 पाउंड हमको भेजता है। अरे हम तो जानबूझ के पास नहीं हुआ। यदि हम पास हो जाता तो तुम्हारे साथ भारत चलना पड़ता। और फिर हमारा मार्था डार्लिंग से जो लव अफेयर चलता है ना 2 बरस से, तुम्हारा बाप चलाता। अच्छा मुझे पार्टी को भी होगा। मेरी गाड़ी थोड़ी थोड़ी दौड़ने लगी थी। लोग नई आवाजों में मेरे नाम की चर्चा भी करने लगे थे। मुझे सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी भी होती थी। आखिर कब मुझे ब्रेक मिलेगा? और एक दिन कुछ ऐसी ही शुरुआत हो गई। HMV कंपनी से न्योता मिला। उन दिनों गानों के रिकॉर्ड निकला करते थे। बातचीत में लोग उन्हें काला तवा कहते थे। कंपनी ने कहा वो मेरी 2 गजलों का EP रिकॉर्ड निकालेंगी। EP में एक तरफ करीब 10 मिनट रिकॉर्डिंग होती थी, यानी 2 गजलें। रिकॉर्डिंग हुई। अब कवर पर छापने के लिए उन्हें मेरी एक फोटो चाहिए थी। सभी ने कहा मेरी पगड़ी, दाढ़ी और संगीत में बड़ा विरोधाभास है। अगर मैं सफाचट हो जाऊं तो बेहतर होगा। अब ये बात मैं पिताजी से तो नहीं कह सकता था। हाँ, बड़े भाई को मैंने माफी मांगते हुए चिट्ठी लिखी कि अब मैं सिख रूप में नजर नहीं आऊंगा। 9 जनवरी 1966 को यह अंतर्देशीय पत्र लिखा था। मैंने लिखा था कि मैंने अब बंबई में रहने का फैसला कर लिया है। यहां लोग एक सिख को आर्टिस्ट के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसलिए पगड़ी दाढ़ी से मुक्ति जरूरी है।
जब मैं नए रूप में आ गया तो फिर मैंने बड़े भाई को एक और अंतर्देशीय लिखा। मैंने अपनी गलती मानी थी। पिताजी तो बहुत दिनों तक मुझसे नाराज रहे और बात भी नहीं करते थे। जिस वक्त पिताजी को पता लगा, पिताजी लोगों को कहा करते थे कि भाई अपने को एक अच्छा सिख बन के रहना चाहिए, शब्द कीर्तन में अपने को विश्वास, गुरु ग्रंथ में अपनी वाणी में विश्वास करना चाहिए, हमें सिक्खी को नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरों को कहा करते थे। लेकिन जब वो ये पता लगा कि मेरे बच्चे ने ही ऐसा कर लिया, वो 3 दिन घर से नहीं निकले बाहर। 3 दिन घर से यानी बाहर ही नहीं निकले कि अब मेरे को लोग क्या कहेंगे। मैं लोगों को कहता था, अब लोग मेरे को क्या कहेंगे। खैर उसके बाद नौकरी थी, आने जाना तो था ही, जाना तो था ही, जैसा भी करना वो करना ही था। तो जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक अनुकूल किया और ठीक है, जो हो गया सो ठीक है। लेकिन सदमा तो बहुत बड़ा लगा। जब मेरा नया चेहरा रिकॉर्ड पर छपा तो लोगों ने पहचाना ही नहीं। फरवरी 66 में वो रिकॉर्ड बाजार में आया और इतना हिट हुआ कि उसकी 5000 प्रतियां बिक गईं। कंपनी वाले हैरान हो गए। उस रिकॉर्ड में मैंने एक गजल मुकेश की नकल करते हुए गाई और दूसरी अपने ही अंदाज में। आप सुनेंगे इन गजलों को। अपना गम भूल गए, तेरी जफा भूल गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए। हम अकेले ही नहीं प्यार के दीवाने सनम, हम अकेले ही नहीं प्यार के दीवाने सनम, आप भी नजरें झुकाने की अदा गए, अपना गम भूल गए। आँख को जाम समझ बैठा था अनजाने में, आँख को जाम समझ बैठा था अनजाने में, साकिया होश कहाँ था तेरे दीवाने में। ये रिकॉर्ड बिका तो मेरी भी बल्ले बल्ले थी। हालांकि उलझन ये भी थी कि आखिर किसके कारण रिकॉर्ड लोकप्रिय हुआ है। दरअसल दूसरी ओर साथी सुरेश राजवंशी की भी 2 गजलें थीं। हां, मुझे यह फायदा जरूर हुआ कि अब मैं माया नगरी में गुमनाम नहीं था और इसी बीच मुझे रेडियो सिलोन वालों ने भी रिकॉर्ड कर लिया था। उन दिनों रेडियो सिलोन पर मौका मिलना बहुत बड़ी बात थी। मुझे याद है 5 फरवरी 1966 की रात 8 बजे फुलवारी में मेरा गीत पहली बार बजा था। आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। रात भर मेरे जहन में अपना ही गीत गूंजता रहा। स्टार बनने के ख्वाब अंगड़ाई लेने लगे थे। इसी बीच एक गुजराती फिल्म बहुरूपी में गाने का मौका मिला। यह फिल्म 1968 में बनी थी। उस गुजराती गीत का एक मुखड़ा आपको सुनाता हूं। राम नाम थी पावन बनती माटी पण मारगनी, राम मिलन ने
काज है मनवा जरूर पड़े नहीं वगनी रे हो, नहीं वगनी रे हो, नहीं वगनी लागी राम भजनी लगनी। इसी दौर में मेरी दोस्ती राजेंद्र मेहता से हुई। जी, आपने ठीक समझा, वही राजेंद्र मेहता जिन्होंने नीना जी के साथ अपनी जोड़ी बनाई और आप लोगों तक शानदार गजलें पहुंचाई। राजेंद्र जी को शायद उन दिनों की याद आज भी होगी। हम लोग मनमोहन जी के वहाँ, मनमोहन कृष्ण जी, वो यहाँ किंग सर्कल में रहते थे, वो उनके घर पे प्रोग्राम था, उनकी छत पे। तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे बात मैसेज भेजा कि कोई लड़का आया है बीकानेर से, है तो पंजाबी सरदार है लुधियाने का, लेकिन वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो मैंने बता दिया उसको कि तुम कैम्प्स कॉर्नर के नीचे रहते हो। और तो ये एक दिन हम लोग नीचे ही खड़े थे बिल्डिंग के, तो आया, तो मैंने कहा आप, उसकी शक्ल देखी, मैंने से पूछा, मैंने कहा आप जगजीत हैं? कि बोला हाँ। बोले तुम राजेंद्र हो? मैं बोला हाँ। हम लोग चलो कमरे में चलते हैं। तो वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ शेर पंजाब करके हॉस्टल है बॉम्बे सेंट्रल के पास, मैं वहाँ आके रुका हूँ। और मुझे आपके बारे में कुछ लोगों ने जलंधर में भी बताया, और जहाँ मैं पहले था वहाँ गया था बीकानेर में, वहाँ भी बताया। तो कुछ ऐसी बात हुई कि उसका फिर आना जाना मेरे पास हो गया, शुरू हो गया। वो वहाँ एक गेस्ट हाउस में रहता था जहाँ और भी लोग थे कमरे में। यहाँ मेरे पास, मैं भी रहता था पर एज ए पेइंग गेस्ट। मेरे पास एक कमरा था मेरे पास अपना, और एक दूसरी अलग से जगह थी जहाँ मैंने किचन बनाया हुआ था। और 2 लड़के थे उसके पास ही थे, एक नारायण और एक गोविंद, जो तबला भी बजाते थे। तो कुछ हम लोगों का ग्रुप बन गया। राजेंद्र मेहता के लिए एक रिकॉर्ड मेरी मदद से भी निकला था। उसने गजलें गाई थीं और मैंने संगीत दिया था। यह भी एक छोटा ईपी था और एचएमवी ने ही निकाला था। आप कह सकते हैं कि बतौर संगीतकार यह मेरा पहला रिकॉर्ड था। कंपनी मुझसे खुश थी और अगले कुछ सालों में उसने मेरे 2 रिकॉर्ड और निकाले। वो भी लोगों ने काफी पसंद किए। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हुई देबू प्रसाद दत्ता से। दक्षिण बंबई में रहते थे। वो एक बिस्कुट कंपनी में मैनेजर थे, लेकिन संगीत के रसिया थे। संगीत रिकॉर्डिंग की नई नई तकनीक उन्हें पता होती थी। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में ही स्टूडियो बना रखा था, और बड़े बड़े लोग जैसे श्याम बेनेगल, वनराज भाटिया, मृणाल सेन, सुलक्षणा पंडित और भी तमाम हस्तियां रिकॉर्डिंग के लिए उनके पास आती थीं। उनकी पत्नी थी, रेडियो पर जिंगल गाती थी। ऐसी सुरीली और महीन आवाज कि मैं सुनता तो बस सुनता ही रह जाता। उन्हें जिंगल क्वीन कहा जाता था। वो आवाज मेरे दिल में ऐसी बसी कि पूछो मत, मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। जानते हैं कौन थी वो? वो थी चित्रा। आपने ठीक अंदाज लगाया, वही चित्रा जो मेरी जीवन संगिनी बनी। हालांकि उन्हें मेरी आवाज इतनी खराब लगी थी कि मेरे साथ गाने से ही मना कर दिया था। चित्रा दरअसल कलकत्ता की रहने वाली थी। वहीं जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई भी। चित्रा की मां शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकार थी। मां रियाज करती और चित्रा चुपचाप सुनती रहती। बिना सीखे ही संगीत चित्रा की रगों में दौड़ने लगा। सिर्फ 5 साल की थी तो ऑल इंडिया रेडियो पर रविंद्र संगीत गाने लगी थी। सुनने वाले हैरत में पड़ जाते। 14-15 साल की हुई तो कॉलेज में एडमिशन लिया और उसी साल
घर वालों ने शादी भी कर दी। शादी के बाद वो बंगाल से महाराष्ट्र आ गईं। 1 साल बाद ही यानी 16 साल की उम्र में वो एक प्यारी सी बेटी की मां बन गई। लेकिन इसके बाद की कहानी देखेंगे अगले एपिसोड में। और हम आपको ये बता दें कि अगर आप प्यार करते हैं जगजीत सिंह से, अगर आप प्यार करते हैं हिंदुस्तान की गज़ल से, तो विरासत की एक ख़ास सीरीज़ आपके लिए अनमोल साबित होने जा रही है। इसलिए इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।